हेलो, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 9 का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे उत्तक से बात करते हैं। तो उत्तक की अपन ने कल परिभाषाएं देखी थी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कार्य उत्पत्ति एवं संरचना में समान हो, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक के भी अपन ने 2 भाग बताए थे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक में भी अपन ने विभोज्य उत्तक की तो बात कर ली थी कि विभोज्य उत्तक क्या होता है। ये ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें जीवन पर्यंत यानी लगातार जब से स्टार्ट होते हैं तब से और एंड जब तक खत्म होता है उस पादप का, तब तक क्या करते रहते हैं, ये विभाजित होते रहते हैं। तो अपन ने बात कर ली थी कि विभोज्य उत्तक क्या होता है और विभोज्य उत्तक की विशेषताएं भी देख ली थी कि इनकी जो कोशिकाएं होती है आइसोडाइमेट्रिक या समव्यासी होती है, कि इनकी प्रत्येक कोशिका का जो व्यास होता है वो क्या होता है, समान होता है। और उससे आगे की अपन ने बात की कि इसकी जो कोशिकाएं होती है गोलाकार, अंडाकार, षष्ठकोणीय होती है। और जो इनकी कोशिकाएं जो होती है उसके तने का टोप का, पादप के टोप का भाग और जो जड़े होती है जड़े के टोप का भाग, दोनों का भाग बनाते हैं। 3 उत्तक की बात की थी, शीर्ष विभोज्य उत्तक और अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट भी बोल सकते हैं, जिसे अंतर्वेशी, अंतर्विष्ट या पार्श्व विभोज्य उत्तक। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आगे जब स्टार्ट करने से पहले कि जो अपन ने कल देखा था इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं, आप बुक में उनका अगर दूसरा नाम दे रखा हो, जैसे अगर आपसे बात करता हूँ कि जैसे मैंने आपको कल एक चीज बताई थी मृदुत्तक, ठीक है, और मृदुत्तक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। तो आपको ये चीज वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो मृदुत्तक पढ़ाया था जबकि बुक में क्या दिया जाता है, पैरेन्काइमा। देखो वो जो बुक है ये एनसीईआरटी बुक है जो ट्रांसलेट होकर आई है इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में। तो उसके जैसे बहुत से टर्म्स होते हैं, हमने भी ये पिछले साल से इसका मीन्स पढ़ा है कि मृदुत्तक होता है। जैसे मतलब पढ़ तो बहुत साल से रहे हैं लेकिन याद में हमें पिछले साल से रहा है कि इसको अपन मृदुत्तक कहते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर टर्म यही यूज आता था हमारे भी, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइम, कोलेनकाइमा, स्पेलोकाइमा, ठीक है ना। तो जो ये चीजें हैं आपको ये चीजें याद रखनी है कि मृदुत्तक को ही अपन क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। यदि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो क्या लिखो आप मृदुत्तक के कोष्टक में ही उसको क्या लिख दो, पैरेन्काइमा लिख दो। इसको सर ने बताया था, इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। तो विभोज्य उत्तक की अपन ने बात कर ली थी और इसके बाद में अपना जो पादप उत्तक में सेकंड वाला पार्ट आता है वो आता है स्थायी उत्तक। तो आप देखो कि जैसे मान लो कि ये अपना क्या था कि कोई बीज था, बीज बुआई के दौरान अपन ने क्या कर दिया, इस बीज को खेत में डाल दिया। और बीज को खेत में डालने से क्या होता है, ये तो ऊपर वाला पादप बन गया और ये नीचे इसकी क्या बन गई, जड़ें बन गई। अब जड़ें बन रही है, पादप ऊपर वृद्धि करता जा रहा है, जैसे जैसे वृद्धि करता जाएगा। तो मैंने आपको कल ही बताया कि विभोज्य उत्तक में जो शीर्ष विभोज्य उत्तक होता है या अधिकतर जो विभोज्य उत्तक होगा ये तो इसके टॉप वाले पार्ट पे और ये इसके टॉप वाले पार्ट पे, दोनों पे ही उपस्थित रहेगा। बीच में क्या होता जाएगा, वो मजबूत होता जाएगा। तो आगे बढ़ता जाएगा और बीच वाला पार्ट क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जीव कोशिकाओं में तो जीवन पर्यंत तक विभाजित होने की क्षमता होगी, वो तो कौन से कहलाएगा, विभोज्य उत्तक। और जो कोशिका जैसे विभाजन होकर समाप्त हो गई, जिनमें अब विभाजन की क्षमता वो खो चुकी है, उनमें अब विभाजन कभी होगा ही नहीं, जो डायरेक्ट मृत्यु हो जाएगी, उनकी समाप्त हो जाएगी, तो वो कोशिकाएं कौन सी होती है, स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि अपने पास क्या है, ये कोई कोशिका है, ये कोशिका है और ये कोशिका विभाजित होकर इस कोशिका का निर्माण कर लेती है। मैंने बात की कि ये कोशिका थी जो अपनी, ये तो कौन सा, सॉरी ये जो उत्तक था अपना वो तो कौन सा उत्तक था, विभोज्य उत्तक। इसमें तो क्या हो रही है, विभाजन होने की क्षमता पाई जा रही है कि ये कोशिकाएं तो लगातार क्या हो रही है, विभाजित होती जा रही है।
लेकिन जैसे जैसे इनमें विभाजन की क्षमता होती जाएगी, ये विभाजन की क्षमता इनमें समाप्त होती जाएगी, तो वो किस कोशिका का निर्माण कर लेगी? परमानेंट कोशिका बन जाएगी, मतलब वो बिल्कुल स्थिर, अब उसमें विभाजन नहीं होगा। तो वो कौन सा ऊतक का निर्माण कर लेगी? अपना स्थायी ऊतक। कह सकते हैं कि विभोज्य ऊतक की ही कौन सी ऊतक का निर्माण करता है? स्थायी ऊतक का। और विभोज्य ऊतक से स्थायी ऊतक का जो निर्माण की जो क्रिया होती है उसे अपन विभेदीकरण कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे? विभेदीकरण कहेंगे। कि विभोज्य ऊतक से स्थायी ऊतक तक कोशिकाओं का बढ़ना क्या कहलाता है? विभेदीकरण कहलाता है। मतलब इनमें क्या होता है? विभाजन होकर ये कौन सी कोशिकाएं बनती है? स्थायी ऊतक। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और इस डायग्राम के बाद में अगर मैं आपके पास में स्थायी ऊतक की परिभाषा लिखूं, तो ये ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें विभाजन की क्षमता अनुपस्थित होती है। ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता अनुपस्थित हो, उस ऊतक को क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये कोशिकाएं विभाजित हो गई, और विभाजित होने के बाद में कौन से ऊतक का निर्माण कर लिया? इन्होंने स्थायी ऊतक का निर्माण कर लिया। और ये कोशिकाएं, इनको अपन ने कैसे परिभाषित कर दिया? जिन कोशिकाओं में या जिन ऊतकों में क्या होता है? विभाजित होने की क्षमता अनुपस्थित रहती है, वो कौन सा ऊतक कहलाता है? स्थायी ऊतक कहलाता है। अब ये स्थायी ऊतक हो गया। ये तो अपन ने क्या बात कर ली? इसकी स्थायी ऊतक की परिभाषा बात कर ली कि स्थायी ऊतक क्या होता है। इससे अगर अपन आगे की बात करते हैं स्थायी ऊतक से, देखो यदि अगर आप जल्दी हो जाए, अपन इतनी देर तो रोक नहीं सकते कि आपने लिख लिया या नहीं लिखा, तो क्या होगा कि यदि किसी बच्चे जो पीछे जिनकी लिखने की स्पीड कम है, वो क्या करे? वीडियो को पॉज करके फिर लिख सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपनी को। तो यहाँ अपन ने जो स्थायी ऊतक की परिभाषा बात कर ली, और अपन ने कल बात किया था कि स्थायी जो ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। तो मैं सरल स्थायी ऊतक की बात करता हूं यहाँ। अब देखो क्या होगा कि मान लो कि अपनी ये परत थी, तो बहुत सारी परतें बन जाएगी यदि कोशिकाएं विभाजित होगी। मान लो कि जब शुरुआत में कोई पौधा ग्रो करता है तो छोटा रहता है, उसका तना भी बिल्कुल बारीक रहता है, इससे भी छोटा। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, तो कहने का मतलब है उसके जो अंदर का जो पार्ट है, जिसे अपन बोलते हैं अंदर वाला गुदे वाला पार्ट है, वो भी क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। और ऊपर की जो उसकी खाल है तो वो भी क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी। तो क्या होता है उसमें परतें विभाजित, परतों का निर्माण होता जाएगा। तो यहां सरल स्थायी ऊतक की बात करते हैं, जो एक ही प्रकार की परत से मिलकर बना होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? सरल स्थायी ऊतक। यहां जो एक ही प्रकार की
ऊतक कहते हैं। अब ये चीज आपको है एक ही प्रकार की परत से मिलकर बना है, और अपन ने इसमें कल जो 3 टाइप देखे थे कि मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसका ए वाला पार्ट लिखना चाहूँ आपके पास, जिसे अपन बोलेंगे मृदु ऊतक, और इसी को अपन ने अभी क्या बताया था, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। क्या बोल दिया अपन ने इसको, पैरेन्काइमा। जैसे कि यदि किसी ने जैसे अभी लिख रहे हो आप, तो इसको साथ के साथ क्या करना है, आपको ये चीज भी लिख लेनी है। क्यों? क्योंकि जब अपन बुक से पढ़ोगे आप, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अपन ने मृदु ऊतक को क्या बोला था वहां, ठीक है। तो यहाँ देखो मृदु ऊतक, इसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। इसकी कोशिकाएं क्या होगी, अगर इसकी भी मैं विशेषताएं बताऊं तो आपको जैसे यहाँ पॉइंटों में लिख सकते हो आप, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। जीवित होती है। अब जीवित है, देखो मान लो कि इसकी क्या है, एक ये कोशिका है अपने पास, ठीक है। तो इसकी कोशिका क्या करती है, अपने पास क्या हो गई, गोलाकार हो गई। तो आकृति कैसी हो गई इसकी, गोलाकार हो गई। और इन कोशिकाओं देखो जैसे कल अपन ने वहां षट्कोणीय आकृति बनाई थी, तो उन कोशिकाओं के मध्य कोई भी अपने पास स्पेस नहीं था, अवकाश नहीं था बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ इस कोशिका को बना रहा हूं, तो देखो मैंने ये 3 कोशिकाएं बना दी अपने पास। ये लो अपन ने क्या बना दिया, ये 4 कोशिका बना दी, ये 5 कोशिका बना दी। और भी अगर अपन कोशिकाएं बनाते जाएंगे, तो कोशिकाएं बनाते जाएंगे तो उस अवस्था में क्या होगा, देखो यहाँ जो अपन को साफ दिखाई दे रहा है कि इन तीनों कोशिका के बीच में थोड़ा सा स्थान रह गया, खाली स्थान रह गया। इन तीनों कोशिका के बीच में थोड़ा सा खाली स्थान रह गया, और इन तीनों कोशिकाओं के बीच में क्या हो गया, ये थोड़ा सा खाली स्थान रह गया। तो थोड़ा थोड़ा खाली स्थान रहकर इनमें क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। 2 कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को अपन क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। तो इनकी कोशिकाओं के मध्य भी क्या पाया जा रहा है, अवकाश पाया जा रहा है। तो इसमें मैं दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं आपके पास कि इनकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इसकी कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है। गोलाकार तो अपन ने बात कर ली कि इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। अब गोलाकार है और इनकी कोशिकाओं के मध्य अवकाश भी देख लिया अपन ने, इसकी कोशिकाओं के मध्य क्या है, अवकाश है। अब देखो ये चीज में आपको, जैसे आपने ये चीज देखी होगी सर की, किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसकी कोशिकाएं जीवित कैसे होती है, तो वो चीज बताता हूं आपको कि देखिए यहाँ जो इसकी कोशिकाएं हैं, तो इनकी कोशिका जो भित्ति होगी, पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो एक पदार्थ होता है जिसे अपन बोलते हैं हेमिसेलुलोज। तो हेमिसेलुलोज की बनी होती है, और हेमिसेलुलोज एक जीवित पदार्थ है, इसीलिए इनकी कोशिकाएं किसकी बनी होती है, हेमिसेलुलोज की। तो तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो कि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मैं यहां लिख ही देता हूं आपको इसका तीसरा पॉइंट। कोशिका भित्ति लिखना है आपको, ये वाला है
कोशिका भित्ति हेमिसेलुलोज की बनी होती है। अब इसकी कोशिका क्या हो गई, हेमिसेलुलोज की बनी है। अब हेमिसेलुलोज की बनी है ना इसकी कोशिका, तो अपन क्या बात करते हैं कि जैसे यहां इसकी हेमिसेलुलोज की बन गई तो और इसकी कोशिका भित्ति में क्या होगी, पतली होगी। हेमिसेलुलोज से क्या होती है, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और साथ ही इनकी कोशिकाएं भोजन का संचय करने का निर्माण करती है, कि भोजन को स्टोर करती है, भोजन बनाकर भोजन का क्या करती है, स्टोर करती है। आपको एक चीज पता होगी, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जब कोई भी पादप हो, वो पादप क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहां अपन अगर बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, तो इसकी जो कोशिका भित्ति, ये जो मृदुतक होता है, ये क्या बनाता है, भोजन का संचय करता है। तो मैं इधर इसका ये थर्ड पॉइंट था अपना, और ये फोर्थ पॉइंट लिख देता हूं मैं, भोजन का संचय करता है। ठीक है, यहां आप इसको फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे अपन क्या बात करेंगे कि मृदुतक हो गया। अब मृदुतक की बात की है, भोजन का क्या कर लिया इसने, संचय भी कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे पादप होते हैं ना, तो पादपों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे हरित लवक भी, इसे हरित मृदुतक भी कहा जाता है। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण इसमें हरा रंग उपस्थित होगा, हरा रंग उपस्थित होगा तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो मैं बात कर सकता हूं इसके फोर्थ पॉइंट की आपके पास है कि इसमें हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए इसे हरित मृदुतक भी कहते हैं। तो ये अपने इसकी तो क्या हो गए, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्या होगा, ये हरित मृदुतक जितने भी हरे पादप होंगे उन सब में पाया जाएगा। अब इसके अगर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा कि जितने भी जो होते हैं जलीय पादप होते हैं, जो जलों में पाए जाते हैं, तो जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो देखिए आपके पास ये क्या है कि अपनी ये कोशिका थी, तो इन जैसे स्पेस था ना, इन कोशिकाओं के मध्य अपने पास अवकाश था इस कोशिका के पास, तो उस अवकाश में क्या होती है, हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है। तो इसको अपन वायु मृदुतक भी कहते हैं या एरेनकाइमा कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, एरेनकाइमा कहेंगे। अपनी बुक में एरेनकाइमा के नाम से दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, इसमें जलीय पादपों में वायु भूमिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसे एरेनकाइमा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना है
जो ये अभी मृदु तक कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में अपन स्क्लेरोकाइमा या स्टोलोकोन तक पढ़ेंगे, सॉरी डाढ़ो तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्क्लेरोकाइमा को अपन क्या पढ़ेंगे, डाढ़ो तक पढ़ेंगे। अपनी बुक में 2 ही दे रखे हैं डीपीसी, तो उनको दोनों को ही अपन क्या करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर इस चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं, यदि आपको किसी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि सर मेरे पास वीडियो नहीं आए हैं, तो आपको क्या करना है, यहां से आपको आईडी पासपोर्ट देना है, ठीक है। आईडी पासपोर्ट मिलते ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि इस तरह का आपके पास वीडियो डल चुका है। थैंक यू। इनको एक चीज और